नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राजदेवता माधव राय की शाही जलेब के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंडी महाशिवरात्रि महोत्सव 2022 का हुआ आगाज। विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जवाब पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हो रहे घोटाले के विपक्ष के आरोपों पर शहरी विकास मंत्री ने कहा, पारदर्शिता से हो रहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम, गड़बड़ी हुई तो होगी कार्रवाई। शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार करने पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को कर्मचारियों की छुट्टी लेने पर लगाई रोक। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को लिखित आदेश किए जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाए और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वॉकआउट कर सदन से बाहर आ गए और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन में भाजपा द्वारा राज्यपाल के माध्यम से झूठ का पुलिंदा पेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में विपक्ष के आरोपों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। जो हमने आंकड़े किए हैं वो अपने तर्क के साथ और फैक्ट के साथ उनको साबित करें अगर गलत है। एक एक चीज़ हमने फैक्ट पर बोली और इनकी आदत बन गई है। पिछले 4 वर्षों से हमने देखा कि सत्य पर कभी नहीं बोलना, झूठ बोलना, झूठ ही बोलना और झूठा प्रचार करना। और मेरा मीडिया से भी इस बात के लिए कि फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स तो फैक्ट्स है। तो हमने बात कही है वो हकीकत है। हम सदन के अंदर कोई भी गलत बात कहते हैं, उनका कहने का स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने विरोध करना है। उनसे हम समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो शालीन और सभ्य भाषा में अगर करें तो वो ज़्यादा उचित रहता। और दूसरी बात, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण इस सदन में जब भी होता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं लेकिन हमने बहुत सम्मान के साथ सुना है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो है वो अपने दायित्व का निर्वहन करने आते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने व्यवहार किया है पिछले सत्र में भी और वर्तमान में भी, हालांकि वर्तमान में सिर्फ वॉकआउट किया, पिछले सत्र में तो जो किया वो आपको मालूम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर से बचना चाहिए। वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाए और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद विपक्षी वॉकआउट कर सदन से बाहर आ गए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन में भाजपा द्वारा राज्यपाल के माध्यम से झूठ का पुलिंदा पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट अभिभाषण में जो बातें कही गई है वे जमीनी स्तर पर कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वादे जनता से किए गए थे उनका इस अभिभाषण में जिक्र तक नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार में झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और आज भी जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, 41 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और जो मुद्दे उठाए गए उनको मुख्यमंत्री नजरअंदाज करके झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है और कर्ज को लेके भी मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने अपने पहली स्पीच में ये कहा था कि यहाँ पे जो है 18,787 करोड़ का पिछली दफा कर्जा लिया गया। आज ये कह रहे हैं 28,000 करोड़ का कर्जा लिया। तो ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जबकि जयराम जिस दिन ये शासन छोड़ेंगे, ये प्रदेश छोड़ेंगे, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश पे होगा। 90,000 का 45,000 करोड़ पे ये कहते आए थे। सब सरकारों का 45,000 करोड़ था, 45,000 अकेले जयराम का।
और लगातार कर्जों से जो है मौज और मस्ती चल रही है। सरकार ने 4-4.5 साल मज़े लिए हैं, मस्ती की है, हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं और झूठी घोषणाएं, ऐलान, बयान, बस अब तो इनके पास क्या है, स्वाय झूठी घोषणाओं के इनके पास कुछ है नहीं। और आज भी जो है माफिया जो है पूरे प्रदेश में दंदनारा है। खनन माफिया ने जो है हर तरफ जो है हाहाकार मचा रखा है और उनकी संपत्तियां कुर्क करने, उनको जब्त करने के कोई प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं। और यहाँ पे कोरे भाषण दिए जा रहे हैं कि 5 लाख रुपया जो है जुर्माना होगा। ये सब बातें डीजीपी पुलिस जो है खुद कह चुके हैं कि हम खनन माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते। तो कौन एक्शन करेगा? कौन है हिमाचल प्रदेश में जो ये माफिया जिसने चारों तरफ फन फैला रखा है, जबकि पूरी तरह इस पे पाबंदी है, लेकिन वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे खनन हो रहा है। शराब माफिया आपने देखा 7 जाने ले गया है। शराब माफिया ने ठेके नीलाम नहीं किए जा रहे हैं। अरबों रुपए का चूना हिमाचल प्रदेश के कोष को लग रहा है और कोई ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं। और पैरेलल इकॉनमी खड़ी हो गई है, होम डिलीवरी हो रही है, पैग सेल हो रहे हैं और जो है कारखाने, कितने कारखाने स्थापित हो गए, किंग पिन जो है फरार हो गए। वैसे ही जो है अभी बारूद का कारखाना मिला, वहाँ पे जो है 11 लोग मारे गए। कारखाना पूरी तरह अवैध बता रहे हैं, जबकि उसकी सिंगल विंडो हो रखी है। पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी क्या कर रही थी, और जो बिल्कुल साथ के थाने हैं, साथ की चौकियां हैं, वहाँ पे उन पे क्या एक्शन लिया गया? अगर 11 लोग वहाँ पे जो है मारे गए हैं, गरीब मारे गए हैं, टालीवाल चौकी का या जो है हरोली थाने पे क्या एक्शन लिया गया है? किस अफसर पे आपने एक्शन लिया है? हमीरपुर में बिल्कुल पास जो है फैक्ट्री शराब की लगी हुई थी, पुलिस के ऑफिस के, उन पे क्या एक्शन हुआ है? ये जो सारा माफिया जो है हर तरह से दंदनारा है। इनकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए, इनकी संपत्तियां जब्त करने के लिए कोई ठोस बात इसमें नहीं की। 75% मुद्दे जो कि राज्यपाल के अभिभाषण में आए हैं उनका बजट में जिक्र नहीं है, और जिनका 75 बजट में जिक्र है उनका राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कही गई थी कारखाने लगाने को लेके या जो है दूसरे फ़ायदे देने के लिए, वो सारा जो है इसमें कोई बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि उनको शिवरात्रि में जाना है और उनको मंडी पहुंचना है और कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, इसलिए मुख्यमंत्री चलताऊ तरीके से एक औपचारिकता, एक रस्म निभा रहे थे और इसलिए जो है हमने जो है इसका विरोध किया। राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल आज भी हम कहते हैं ये कागजी है, ये रस्मी है, ये औपचारिकता है, ये झूठ का पुलिंदा है और झूठ ही झूठ फैला रहे हैं। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लेके इन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन जारी की। ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जो है अगर कोई आंदोलन प्रदर्शन करेगा तो हम उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे, उसको निलंबित करेंगे और उसको जो है सेवा से बर्खास्त करेंगे। अब आज इन्होंने एक और नोटिफिकेशन कर्मचारियों के लिए निकाल दी इन्होंने कि कर्मचारी अगर जो है आंदोलन करेंगे तो उनके प्रदर्शन पे जो है इन्होंने होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड प्ले बैंड एज टू इंश्योर नेसेसरी स्टेप्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर ये कुछ भी करेंगे कंपिटेंट अथॉरिटी से इजाज़त लिए बगैर, तो आप जो है यहाँ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। सारी सड़कें इन्होंने बैन कर दी दूसरी में। और देखो इनके पास कहाँ से ऑर्डर आया, ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंजाब सिक्योरिटी एंड स्टेट एक्ट 1953 1953 का पंजाब से ढूंढ के ले आए कर्मचारियों पे लगाने के लिए। ये इस सरकार के जो है कर्मचारी विरोधी हैं। ना इन्होंने कोई कर्मचारियों को आउटसोर्स की कोई बात की, ना इन्होंने कर्मचारियों के जो करुणामूलक है उनकी कोई बात की, ना इन्होंने जो है कर्मचारियों को जो वेतन आयोग की बात इसमें कोई बात की, जो कंडीशन हटाने की वो बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं की, और कर्मचारियों के पेंशन की बात इन्होंने की। जितने भी तमाम वर्ग जो है आज यहाँ बाहर आंदोलन हो रहे हैं, लगातार सारा हिमाचल आंदोलन कर रहा है, आंदोलित है, यहाँ पे आ रहा है, उनको आने से रोका जा रहा है। इस सरकार का समय समाप्त हो गया है, इसको जाना है
और अब जो रस्में बाकी रह गई हैं, ऐलान बयान घोषणाएं पत्थर शिलान्यास, इतनी ही ये सरकार रह गई है। और ये सरकार अब साबित हो गई है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे झूठी सरकार, सबसे ज़्यादा झूठ फैलाने वाली, झूठ और फरेब को जो है जिन्होंने अपना मूल मंत्र बनाया है, ये जो सेवा और सिद्धि नहीं है, ये झूठ और फरेब की सरकार। ऐसा है 5 साल तो इनके हैं, इनके 5 साल का लेखा जोखा आ रहा है। कांग्रेस तो जब थी उसके बाद बाहर चली गई, इनकी सरकार बनी। समय तो ये है कि आपको अपना लेखा जोखा यहाँ रखना है, आप उसको रखने में असफल हो गए हैं। अब सिर्फ इनके पास झूठ है, फरेब है और जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, और इसलिए जो है हमने वॉकआउट किया, हम बाहर आए। वहीं माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इच्छाओं के आधार पर सरकार नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी उपलब्धियां तो बता रही है, लेकिन कमियों का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कई घोषणाएं की, लेकिन सरकार उनको पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। मैंने ये कहा है कि ये पूरा जो दस्तावेज है ये डस्टबिन में फेंकने योग्य डस्टबिन है। ये इसलिए कहा मैंने, आप एक एक दस्तावेज सरकार के पिछले वर्ष के उठा के देखिए। मैंने पिछले साल के बजट की धारा नहीं कोट की, उस पिछले साल के बजट की धारा में सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस पीरियड में जो हमारी अर्थव्यवस्था देश की है -23.65 तक गई है। मुझे बताएं, हिमाचल पूरे देश से अलग है? क्या वो भिन्न है? अगर देश की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष -23.65 जा सकती है तो क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था आगे को बढ़ेगी? इसलिए मैंने कहा इच्छाओं से नहीं चलती है सरकार। जो पिछले वर्ष सरकार ने बजट पेश किया, जो इच्छा जाहिर की कि क्या करना चाहती है, धरती के स्तर पर वो शून्य है, शून्य। इच्छाओं के आधार पर नहीं चलती है सरकारें। कंक्रीट क्या है? आप अपनी कमजोरी बताओ। आप अगर उपलब्धियां भी बता रहे हैं तो उसको भी बताओ कि किस तरीके से जो कमजोरियां आई है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो इतना मैंने कहा है कि एक काल्पनिक डॉक्यूमेंट है, ये डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें अंतर्विरोध स्वयं है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं रिबोस्ट इकोनॉमी है, रिबोस्ट इकोनॉमी होती है जो छलांग मारने वाली वो अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ से जो आपने तय किया बीच में कि आशा वर्कर को आप 2 महीने के लिए 1500 रुपए देंगे, आज तक नहीं आप दे पाए। आप 1500 रुपया आशा वर्कर को नहीं दे सके। जो कोरोना में जिनकी फ्रंटलाइन वॉरियर की डेथ हुई है, पता कीजिए, जो उनके पेंशन मिलने थे, जो उनको एक एक्स ग्रेशिया मिलना था, वो तो मिला नहीं। और यहाँ पर आप बड़ी बड़ी बातें कह दोगे। डोंट फूल दी पीपल। मैंने इसीलिए वॉकआउट किया है कि आप जो आज परिस्थिति है वो संकटग्रस्त परिस्थिति है। उस संकट को दूर करने के लिए जो आपको तौर तरीके इख्तियार करने चाहिए थे, नहीं किए। और अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से आप सारा पेश करना चाहते हैं। इस वर्ष मई जून में प्रस्तावित शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बकायदा बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसके चलते कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर निगम के चुनावों को लेकर चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे नगर निगम के चुनाव है वो दस्तक दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी समय से जो है तैयारियां शुरू की हैं और आज हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी बैठक हुई। इस बैठक में हमारी पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं मैनिफेस्टो कमेटी के वो सम्मिलित हुए और विचार विमर्श किया गया कि हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, हमारा घोषणा पत्र होगा, किन बिंदुओं को लेकर होगा और कौन कौन सी बातें हमें जो है इसमें जो है शामिल करनी है। तो सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी और सभी को कहा गया कि वो समाज के हर वर्ग से बात करें, चाहे हमारे व्यापारी हों
कर्मचारी हों, छोटे दुकानदार हों या समाज का जो भी वर्ग, जो भी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हैं, उनकी राय लें और उसके बाद ही जो है हम मैनिफेस्टो में उन पॉइंट्स को लेकर उन बिंदुओं को हम जो है सम्मिलित करेंगे। देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का रहता है, क्योंकि विकास होना चाहिए। इस बार भी हमारा जो मुद्दा है वो विकास को लेकर होगा कि जो नगर निगम का क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास हो। शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक भी कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में बनी 2 बड़ी पार्किंग भी कांग्रेस की देन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई है, क्योंकि शिमला स्मार्ट सिटी आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हम सब चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ही चाहती है, हमारी भी महत्वाकांक्षा है, हमारी भी इच्छा है कि शिमला स्मार्ट बने। शिमला में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग जो है वो मोबिलाइजेशन के लिए होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए होना चाहिए, आपके जो सूवेज मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए, जो यात्री बाहर से आए हैं, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे हो, उनको पार्किंग स्पेसेस कैसे अवेलेबल हो, स्मार्ट तरीके से कैसे हो, ये हमारा भी एक बहुत चिंता का विषय है। और जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते, क्योंकि कुछ काफ़ी एरिया शिमला का मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी आता है, और एक स्थानीय रेजिडेंट होने के नाते भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी शिमला का निवासी हूँ, इसलिए हमें चिंता है। शिमला स्मार्ट सिटी बनना चाहिए और 2015 में इसको स्मार्ट सिटी का टैग जो है वो मिला था, मगर करीबन ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, करीबन 2,900 करोड़ रुपए का, और इसमें पहले की जो फंडिंग हुआ करती थी, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे समक्ष है कि पहले जब JNREOM के तहत UPA सरकार में अर्बन एरियाज़ को फंडिंग होती थी तो उसमें 90:10 के रेशो में होती थी। अब इस फंडिंग को जो है वो 50-50 रेशो पे किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार की जो वित्तीय परिस्थिति है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो वित्तीय परिस्थिति है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम इतना पैसा रेस कर सके कि 50% भी हम इसका मीट कर सकें। और ऊपर से NGT है, ऊपर से आपके FCA के केसेस हैं। 90% हमारे जो आज इसमें प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स थे, मैंने भाषण में कहा, मुझे आंकड़े शायद पूरी तरीके से याद नहीं होंगे, मैंने लिखे हुए हैं, करीबन 56 प्रोजेक्ट्स थे जो हमने इसको फर्स्ट फेज़ में लागू करने का, जिसमें हमने सरकार ने निर्णय लिया था, जिसमें कई आपके एस्केलेटर्स बनने थे, कई आपके उसमें लिफ्ट्स बननी थी अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे आपके उसमें जो है वो रोपवेज बनने थे। एक भी कार्य पिछले 4-5 साल में इसमें पूरा नहीं हो पाया है, नई पार्किंग्स नहीं बन पाई है। सबसे बड़ी तो 2 पार्किंग्स आज शिमला के अंदर है, एक आपका जो आपके नाले पे है, कॉम्बरवेयर के नाले पे है, वो हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ, और दूसरा जो आपका टूटी कंडी में है करीबन 300-400 गाड़ियों का, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ। इनकी सरकार में एक भी नया बड़ा पार्किंग जो है वो नहीं बन पाई है। IGMC में ये जो है IGMC की OPD के सामने वहाँ पे पार्किंग बनाने की बात कर रहे हैं, जिस पे अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और वैसे ही आपके, जैसे मैंने कहा कि एस्केलेटर्स लगने थे, कुछ आपका लक्कड़ बाज़ार से ऊपर को जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ से लक्कड़ बाज़ार को लगना था, एक आपका कॉम्बरमेयर से ऊपर को लगना था, एक आपका जाखू के लिए लगना था, उस पर भी कोई कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब जो हवाला सरकार दे रही है कि हमने डंगे लगा दिए, कि हमने कार्ट रोड के ऊपर डंगे लगा दिए और उसको एक्सपेंशन हो रही है। आप मुझे बताइए कि क्या ये कार्य स्मार्ट सिटी के अंडर आना चाहिए? ये तो लोकल जो आपकी PWD है या लोकल आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका काम है कि उसको एक्सपेंशन करे। पहले वो नेशनल हाईवे में होता था, अब जब से उसको डीनोटिफाई कर दिया गया है, नाउ इट इज अंडर द स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट PWD, उनका काम है कि वो एक्सपेंशन करे। दैट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कि हम जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, और वो इन चीज़ों के लिए होना था जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। उस पर तो कोई कार्य अभी तक सरकार ने किया नहीं है। और सबसे बड़ा जो डंगा आपका जो है वो रिज के ऊपर लगना था। आप जानते हैं, अब जो भी टूरिस्ट आएगा शिमला में, एक दिन तो वो जो है वो रिज पे जाता ही जाता है। अब पहली नज़र कहाँ जाती है? जो आपका आइस स्केटिंग रिंग का जो लक्कड़ बाज़ार का डंगा है वो गिर रहा है। कितना टाइम हो चुका है? 4 साल हो चुके हैं, अभी तक उस डंगे के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। पहले
12 करोड़ का एस्टिमेट बनाया, अब वो एस्टिमेट जो है 27 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। आपने टीम्स बुला ली, कभी IIT रुड़की से आ रही है, कभी IIT मंडी से आ रही है, मगर कोई उस पर मंथन नहीं हो रहा है, कोई विचार नहीं हो रहा है। तो अंत में मैं ये कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, ये कंपनी है, कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति है नहीं। सरकार क्या इस पर क्या रही है, क्या जवाब दे रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये इनका समय जो है सरकार का केवल हवा में निकल गया। और मुझे दुख है ये कहते हुए कि पिछले 4 साल में एक भी कार्य जो है वो स्मार्ट सिटी पे, जिसको हम सही मायने में स्मार्ट कह सकें, वैसा एक भी बड़ा कार्य शिमला शहर के अंदर पिछले 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर शराब और खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्ता में है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत और सोच अच्छी होती तो नशा कारोबारियों पर नकेल कसने और नशे के खात्मे के लिए सरकार कड़े कानून लाती। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में माफिया राज का विकास हुआ है। पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और मैंने तो अपने अभिभाषण में कहा, अगर सरकार की नीयत और सोच साफ होती तो कोई कड़ा कानून लाती। पिछले 4 साल से माफिया राज का विकास इस सरकार में बहुत हुआ है और इस माफिया राज में सबसे पहले शराब माफिया बहुत ज़्यादा आक्रामक है, खनन माफिया बहुत ज़्यादा आक्रामक है, ड्रग माफिया चिट्टे को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक है। इनसे कैसे निपटा जाए, इस संदर्भ में हमने अपनी बात कही है। हम चाहते हैं कि सरकार कड़े कानून लाए। अगर कोई शराब माफिया की गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसकी वेल नहीं होनी चाहिए, वो पकड़ी ही रहनी चाहिए। जब किसी की वेल होती है और उसके बाद उसको संरक्षण मिलता है तो उससे उसके हौसले बुलंद होते हैं। ये जो गोरू था, जिसका नाम गौरव मिन्हास था, इससे 2019-20 में कोरोना काल के समय 5 रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है जो शराब बनाने में काम आती है, 5 ड्रम पकड़े गए और जो केस बना वो 3 ड्रमों का बना। तो किसकी मिली भगत थी? तो उस समय सरकार ने इस पर नज़र क्यों नहीं रखी? अगर ये 7-8 मौतें ना होती तो सरकार ने तो नज़र ही नहीं रखनी थी। एक समानांतर सरकार शराब माफिया के रूप में इस प्रदेश में चल रही है और शराब माफिया को रोकने के लिए अगर आप कड़े कानून नहीं बनाएंगे, खनन माफिया को रोकने के लिए आप कड़े कानून नहीं बनाएंगे। अब देखिए, हमीरपुर में कांगड़ा से लोग आते हैं जो क्रशर के मालिक है और वो जाकर खनन करते हैं हमीरपुर की बाउंड्री में आकर। SP हमीरपुर 18 टिप्पर थे जिसमें से 5 टिप्पर रात को भाग जाते, 13 टिप्पर को पकड़ती है, 5 JCB को पकड़ती है और उसके बाद उन टिप्परों की भी कुछ दिनों बाद बेल हो जाती है और उन JCB वालों की भी बेल हो जाती है। लेकिन क्रैशर को बंद करने के संदर्भ में ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्या सरकार सोई हुई है? चिट्टा कहाँ कहाँ नहीं फैल चुका है। आज बच्चे चिट्टे की लत में पड़ चुके हैं और इसी संदर्भ में हमने कहा कि अगर आपकी सरकार में कोई इच्छा शक्ति है तो इन सब चीज़ों को लेकर कड़े कानून बनने चाहिए ताकि किसी प्रकार की भी जो मिली भगत है या कोई संरक्षण प्राप्त होता है उस संरक्षण को दूर किया जा सके और सख्त से सख्त कानून बनाकर इस माफिया राज को दूर किया जा सकता है। अगर इस माफिया राज को दूर नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सरकार खज्जल सरकार है, इसके मंत्री भी खज्जल ही है और एक खज्जल सरकार इसलिए है कि ये कर्मचारियों को समझाने में नाकाम रही है। एक होते ना कर्मचारियों को परेशानी हो तो चलो दूर की जा सकती है, लेकिन इस सरकार को ही नहीं पता लग रहा कि कर्मचारी क्या बोलना चाह रहे हैं। कर्मचारियों को पहले फर्स्ट ऑप्शन, 2 सेकंड ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन। अरे किस प्रकार की ऑप्शन देना चाहते हो आप? जो 2005 में जो पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी उसमें कुछ गलती रही है तो 2006 में सुधारो। उसमें गलती थी कि पहले जो कर्मचारी रेगुलर होता था उसको पे स्केल 2 साल बाद दिया जाता था, जो प्रमोशन पर जाता था उसको पे स्केल 2 साल बाद दिया जाता था। तो ये सरकार खज्जल नहीं है तो और क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एडिशनल कोर्ट है
या उनके कर्मचारी है जो कोर्टों में, लोअर कोर्ट के कर्मचारी है, उनको भी अभी 6 पे कमीशन लागू ही नहीं किया। एक होती है सरकार परेशानी में है, कहीं फाइनेंस की परेशानी, पर ये खज्जल हो चुकी है। और ये खज्जल होने का मेन कारण है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास जो है वो वोट की ताकत है। उसने अपने वोट से ये साबित कर दिया कि अगर आप जनता की भलाई और समाज की भलाई का कार्य नहीं करोगे और इस माफिया राज को दूर नहीं करोगे तो हम आने वाले समय में आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये जो सरकार है ये कोई कमियां दूर नहीं करना चाहती, ये खज्जलपन में अपना समय व्यतीत कर रही है और सोच रहे हैं कि जितना समय बचा है उस समय में को पूरा किया जा सके। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हर कर्मचारी की समस्या को हल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश में लागू करने और उनके पदाधिकारियों से वार्ता करने और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग से, खासतौर से जो एनपीएस के तहत आते हैं, उनसे आह्वान किया है कि हम वार्तालाप करने के लिए तैयार है। मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से सभी एनपीएस कर्मचारी बंधु व भगिनियों से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए आह्वान पे ऊपर आप उनसे वार्तालाप करें। माननीय मुख्यमंत्री आपकी समस्याओं को लेके बहुत गंभीर है और वो चर्चा भी, कई बार इस विषय पर चर्चा भी हुई है। और धरना प्रदर्शन करके कुछ राजनीतिक नेता आप अपनी रोटियां सेकने का जो काम कर रहे हैं और कुछ कम्युनिस्ट संगठन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि आपके इस मंच का राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए आग्रह के ऊपर उनसे वार्तालाप करें और इस विषय को वार्तालाप के माध्यम से हल करने का जो फैसला माननीय सरकार ने किया है उसका आप समर्थन करें। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग के लिए ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने के लिए क्रमबद्ध भी है और वचनबद्ध भी है और हम उसके लिए समय समय पर बार बार सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं और कई बार इस विषय पर चर्चा भी की है। परंतु कल जो एक एनपीएस द्वारा प्रदेश के शिमला में एक धरना दिया है, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ अपने आप को इस धरने से अलग रखता है और हमारी बार बार सरकार से वार्तालाप हुई है। उस विषय को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ आने वाले समय में एक रणनीति के तहत काम करेगा और इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने का काम हम करेंगे। परंतु जो कर्मचारी वर्ग कुछ राजनेता आपके साथ आके बैठ गए हैं जिसमें कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के नेता है, तो वो धरने का मुझे याद है जब अन्ना जी का मूवमेंट हुआ था, प्रथम सत्र में प्रथम जो आंदोलन था उसमें 9-10 दिन हम भी बैठे थे और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश भर के आंदोलन में पड़ा था। परंतु दूसरी बार ये आंदोलन हुआ उसमें राजनीति घुस गई थी और उसका अंत आप सभी के सामने है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप राजनीतिक से इस जो आपने एक मुहिम चलाई है, इस मुहिम में पॉलिटिकल नेताओं को आने से रोकें, अन्यथा समय बलवान है, आपका ये मूवमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह भी है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की प्रेरणा से काम करने वाला संगठन है और प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते हम इस विषय को लेकर बार बार सरकार से वार्तालाप की है और आने वाले समय में इस विषय को लेकर हम बहुत जल्दी एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री के साथ करने वाले हैं। परंतु आप अपने मंच से राजनीतिक नेता को अगर आप बुलाओगे तो आप अपने जो आपका आंदोलन है उसको आप खत्म करने का काम भी आप करोगे। बिलासपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुखाला की सीमा पर लगे सफेदे का पेड़ जितेंद्र कुमार के लिए परेशानी बन चुका है। जितेंद्र कुमार की जमीन जुखाला स्कूल के साथ लगती है जिस पर उन्होंने मकान बनाया है। इस मकान को बनाने के लिए जितेंद्र कुमार ने अपने जीवन भर की कमाई और जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन अब इस मकान के टूटने का खतरा बना हुआ है। स्कूल की सीमा पर लगे सफेदे के पेड़ उनके मकान के लिए खतरा बन चुके हैं। ये मैंने अभी नया मकान बनाया है। इस मकान के साथ ही हमारे बहुत बुजुर्गी पेड़ जो हैं, लगभग 80 साल पुराने पेड़ लगे हैं यहाँ, तो इनको काटने के लिए मैंने स्कूल प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी। 2 साल से मैं लगातार रिक्वेस्ट करता चला रहा हूँ, लेकिन आज तक जो है स्कूल प्रशासन जो है इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा और अपने कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। इस बारे में मैंने एसडीएम साहब से, डीएफओ साहब से और अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब से कई बार बात कर चुका हूँ। उनका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लेकिन जो प्रधानाचार्य महोदय है वो उस औपचारिकता को निभाने के लिए जो है असमर्थता दिखा रहे हैं। मेरा प्रशासन से पुनः अनुरोध रहेगा
जो स्कूल प्रशासन जो है इस बारे में जो है एसडीएम साहब के पास अपनी लिखा पढ़ी करे, और जैसे इनकी औपचारिकताएँ होती है तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जो है कमेटी बिठा कर जो है उस पेड़ काटने के लिए जो है अपनी औपचारिकता निभाएंगे। अभी रिसेंटली जो नई बरसात आने वाली है, हवा झोंके चलने वाले हैं, सारे जितने भी पेड़ हैं इनके सब के रूट्स जो है नंगे हो चुके हैं, जड़ें नंगी हो चुकी हैं, और बरसाती सीजन में हवा के झोंकों से कभी भी मेरे मकान के ऊपर गिरने का बहुत भारी अंदेशा है। इस वजह से मैं इस मकान में अभी रहन सहन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो डर के मारे जो है इस मकान में आने के लिए इनकार कर रही है। मेरा फिर स्कूल प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि स्कूल प्रशासन जो है बरसाती सीजन आने से पहले जो है इस पर कार्रवाई करे और इन पेड़ों को काटे, ताकि मैं भविष्य में जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर इस मकान में रहन सहन स्टार्ट कर सकूँ। सर बात ऐसी है ना, ये पेड़ जो है ना ये कम से कम 80 साल पुराने हैं और इनकी जो जड़ें बिल्कुल खाली हो चुकी है। चलो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, जब जड़ें खाली हो चुकी है तो इनका खतरा मकान के ऊपर बना हुआ है। अब मकान के ऊपर हम रह नहीं सकेंगे, इनका किसी भी टाइम गिर सकते हैं। ये आप मौका देख लो, यहाँ पे आए हुए आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं, डेंजरस जोन में ये, और कोई भी मतलब कुछ किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। कई बार इनको बताया स्कूल वालों को कि सर इनको काटो, ये खतरा बना हुआ है, तो इनकी आनाकानी चल रही है, तो हमें तो खतरा बना हुआ इसका। तो मेरी विभाग से और सबसे यही प्रार्थना है कि इसको कटाया जाए भाई, और कल को कोई बात हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्कूल वालों की। अगर मकान को कोई क्षति होती है या जान मान कोई नुकसान हो जाता है तो ये तो कुछ स्कूल वालों को तो हम छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है जी। ये तो खतरा बना हुआ है, इनको नज़र भी आ रहा है, तो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होते। कई बार गए इनके पास हो, अब 5-6 देखो 5-6 है ये, इनका बिल्कुल खाली जड़ें हैं, थोड़ी सी हवा लगेगी तो गिर जाएंगे। जब बारिश होती है तो हमें इतना डर रहता है कि हम कैसे रहेंगे यहाँ मकान में। ट्रस्ट वालों ने जो वन विभाग है उन्होंने ये 5-6 पेड़ इन्होंने चिन्हित किए हुए हैं कि ये डेंजरस जोन में है। अब ये स्कूल वाले क्या करते हैं जिसका कोई पता लग रहा है, प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ के। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे भी और विभाग से भी, भाई इनको जल्दी जल्दी कटाया जाए ताकि कोई नुकसान ना हो किसी का। जिला सोलन के अर्की उपमंडल मुख्यालय के प्राचीन एवं पौराणिक आनंद मठ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आचार्य चंद्रशेखर ने मंत्रों उच्चारण द्वारा मठ के जीर्णोद्धार का कार्य का शुभारंभ किया। अर्की का ये स्थान मट्ठी के नाम से भी जाना जाता है। जिला सोलन के अर्की उपमंडल मुख्यालय के प्राचीन एवं पौराणिक आनंद मठ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य विधिवत रूप से आरंभ हो गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आचार्य चंद्रशेखर ने मंत्रों उच्चारण द्वारा मठ के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। इस पुनीत कार्य की जानकारी देते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि अर्की का ये स्थान मट्ठी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर पुरातन काल से बने हुए ये दोनों मंदिर गिरने की कगार पर थे। स्थानीय लोग भी इन मंदिरों के जीर्णोद्धार की चर्चा किया करते थे। इसी को देखते हुए इन मंदिरों के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दिनेश सोनी को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के मौके पर इस पुनीत कार्य को आरंभ करने का निर्णय लिया गया। हालांकि एक मंदिर के लिए शिव परिवार की मूर्तियां मंगवा ली गई हैं, परंतु इसकी स्थापना मंदिर के जीर्णोद्धार के पश्चात विधि विधान से शुभ मुहूर्त देखकर की जाएगी। हमारा जो सैकड़ों वर्ष पूर्व जो यहाँ पर मट्ठी मंदिर था उसका जीर्णोद्धार का हमने कार्य शुरू किया, जिसको आनंद मठ के नाम से हमने इसमें किया है कमेटी। इसकी हमने एक समिति बनाई है जिसमें हमारे सोनी जी उसके अध्यक्ष हैं, कौंडल जी भी और एसडीएम अर्की जी, इसके अलावा सभी लोग गणमान्य लोग अर्की के यहाँ जुड़े हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ा उत्साह है। आज हमें एक बड़ा शुभ मुहूर्त मिला, बड़े जल्दी में मुहूर्त मिला। हम ज़्यादा सूचना भी नहीं दे पाए इस बारे में। 11 से 12 बजे का मुहूर्त मिला था, तो शिवरात्रि के दिन आज हमने यहाँ पर मंदिर का जो जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है और ये जल्दी ही भव्य रूप में अर्की शहर वासियों को, साथ चलते लोगों को ये मंदिर जो नए रूप में मिलेगा। इसका कार्यक्रम जो शुरू हुआ आज, इसकी पूजा विधिवत शुरू हुई है। जो मूर्ति हमने भी कोई 1 महीना पहले लाई थी, मूर्तियों भी हमने रख दी यहाँ पर। जब मंदिर का हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मूर्ति स्थापना वगैरह जो भी विधि विधान से कार्य हो उसको हम करेंगे। आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। प्रदेश में आगामी 48 घंटों में ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने ये जानकारी साझा की। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार
प्रदेश में 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के निचले एवं मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में बारिश और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना है। मीडिया से मुखातिब होते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक ने मौसम में आने वाले बदलावों की जानकारी साझा की। घंटे बाद गए तो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे चंबा और किन्नौर, यहाँ पे हल्की बारिश के साथ हल्की स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। किन्नौर में 0.2 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान था वो केलांग में -9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और जो मैक्सिमम तापमान था पिछले 24 घंटे को पोंटा साहिब में 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जो अभी तापमान है हमारे सामान्य चल रहे हैं। आने 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो आज रात मतलब 2 तारीख की रात से एक WD एक्टिव हो रहा है और जिसके चलते प्रदेश में मौसम फिर से खराब बनने की संभावना है और इसके चलते जो हमारे प्लेन और लो हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है और मिड और हाई हिल्स में बारिश के साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा है, यहाँ पे हाई रिचेज में स्नोफॉल होने की भी संभावना है। फिर जो एक्टिविटी है 4 और 5 तारीख को थोड़ी कमी आएगी। जो हमारे हाई डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे किन्नौर है, चंबा है, लाहौल स्पीति है, यहाँ पे बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। फिर 5 तारीख को एक और WD प्रदेश को हिट करेगा और जिसके चलते 5 और 6 तारीख को प्रदेश में फिर से मौसम खराब होने की संभावना है। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।